ब्लेफरोप्लास्टी एक्चुअली एक कॉस्मेटिक सर्जरी, और कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब यही होता है कि हम अपनी जो लुक्स हैं, जो सुंदरता है, उसको निखारने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो ये ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी अपर आईलिड्स यानी ऊपर की पलकों पे, या फिर लोअर आईलिड्स नीचे वाली पलकों पे किया जाता है। अ, इसको नॉर्मली यूजुअली यंग एज में यानी यंगर पेशेंट्स में नहीं देखते हैं हम कॉमनली। ये टिपिकली एक एज रिलेटेड कंडीशन है, जहां लोअर आईज यानी नीचे वाली पलकों में आईलिड बैग्स या पफी आईलिड्स देखते हैं, या फिर अपर आईलिड्स में जो एक्स्ट्रा स्किन डेवलप हो जाती है एक पलक के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसे लगते हैं कि पलक झुक रही है, जबकि एक्चुअली टोसिस या पलक झुकी हुई पलकों का प्रॉब्लम नहीं होता है उन पेशेंट्स में। ये दिखाई, ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, जहां पर नीचे वाली पलकों की बैग्स या पफी आईलिड्स या ऊपर वाली पलक के एक्स्ट्रा स्किन निकालकर, स्किन को टाइटन करके आईलिड्स की जो यूथफुल लुक है उसको हम वापस दे देते हैं पेशेंट्स को। टोसिस जो कंडीशन है, जिस उस टोसिस कंडीशन में पलक झुकी हुई रहती है, क्योंकि पलक को उठाने वाली जो मसल है, जिसको हम लीवेटर मसल कहते हैं, वो या तो अपनी जगह से हिल गई हो, या वीक हो, जो जन्मजात हो, या फिर अक्वायर्ड या कोई चोट लगने के कारण अपनी जगह से हिल चुकी है, जिसकी वजह से एक पलक झुकी हुई रहती है। इस कंडीशन को हम टोसिस कहते हैं। टोसिस कंडीशन का इलाज है जहां पर पलक की जो मसल है उसको लिफ्ट करके टाइट किया जा सकता है। ब्लेफरोप्लास्टी एक सर्जरी है जो एक कॉस्मेटिक यानी एस्थेटिक सर्जरी है, जहां पर ऊपर की पलकों के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्किन या फैट अक्यूमुलेट किया जा सकता है, जो होता है, उसको हम निकालते हैं। कई लोगों को अगर आप देखें तो येलो पैचेस यानी कोलेस्ट्रॉल की जो पैचेस है वो भी आ जाते हैं, जिसको हम ज़ैंथेलाज्मा कहते हैं। वो सर्जरी को भी ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। और लोअर आईलिड्स में जो ब्लेफरोप्लास्टी कहता है उसे तो टोसिस के साथ कंफ्यूज नहीं हो सकता है। जो लोगों को पफी आईलिड्स होते हैं, और कई बार ऐसे पेशेंट्स आके कहते हैं कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि आप इतने थके हुए क्यों हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं क्या, जबकि वो लोग शायद कभी ड्रिंक ही ना किया हो, क्योंकि वो स्वोलन या सूजी हुई आंखों की तरह है, जिनका लुक्स है, वो ठीक करने के लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि उनकी आईलिड बैग्स होती हैं, और ये ओवर टाइम ये आईलिड बैग्स आईलिड्स के ऊपर वेट लगाते हैं, यानी कि उनका भार आ जाता है पलकों के ऊपर, जिसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन, वाटरिंग और रेडनेस जैसे समस्या भी होती है। और इसीलिए कई बार स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप में लोअर आईलिड बैग्स को ठीक करना पड़ता है। और अपर आईलिड में भी हम जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा जो स्किन आ जाती है, कई लोगों में इतनी ज्यादा वो स्किन आ जाती है कि उनको दिखने के लिए सीधा देखने में भी तकलीफ हो जाती है, या फिर जब नीचे देखते हैं फोन या बुक की तरफ, तो वो स्किन आंखों के आगे आ जाता है। तो इसीलिए ये ब्लेफरोप्लास्टी केवल एक प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, बट कई पेशेंट्स में इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है। एक कॉमन चीज जो हमने देखा है कि इसका एक जेनेटिक फैक्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हेरिडिटरी। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट्स में जिनकी हम कहते हैं अरे इसको तो बिल्कुल इसकी माँ की आंखें आ गई हैं, एंड दैट इज बिकॉज वो जो जेनेटिक कंपोनेंट है ऑफ लुक्स, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ आई शेप, आई साइज, द आईलिड शेप, ये सब मदर टू चाइल्ड या फादर टू चाइल्ड पास ऑन किया जाता है। तो अगर हम देखें कि कोई एक पेशेंट में जो 70 60 या 70 इयर्स के आसपास जिनको पफी आईलिड्स या आईलिड बैग्स हो, तो हम कई बार बोलते हैं उनके जो अकम्पनिंग डॉटर या सन हो कि भाई दिस इज समथिंग दैट आप भी शायद 10 15 साल बाद इनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज जेनेटिक। बट एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं थायराइड आई डिजीज, यानी थायराइड की वजह से आंखों पर भी असर हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड का ओवर एक्टिव स्टेट, या हाइपोथायरॉयडिज्म जहां पर थायराइड ग्लैंड बिलो नॉर्मल एक्टिविटी करती है। तो ये दोनों कंडीशंस के आंखों पर असर हो सकता है, और इसको हम थायराइड आई डिजीज कहते हैं, जहां पर पलकें सूज जाती है और आंखें बाहर की तरफ आ जाती है। तो ऐसे केसेस में भी उनको ब्लेफरोप्लास्टी या डीकम्प्रेशन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन यानी मोस्ट कॉमन के रीजन ये सर्जरी करने के लिए है कॉस्मेटिक रीजंस। तो कॉस्मेटिक सुंदर दिखने का तो कोई एज लिमिट नहीं होता।
सो आजकल की स्पेशली जो इंस्टाग्राम एंड सेल्फी ड्रिवन एरा है, हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स काफी यंग एज में 30, 35, 20s, लेट 20s, अर्ली 30s, जिनको बहुत ही इवन स्लाइटेस्ट ऑफ पफी आईज या स्लाइटेस्ट ऑफ स्वोलन आईलिड्स, कुछ भी अगर एक भी इम्परफेक्शन दिखाई दे तो वो उसे ठीक करना चाहते हैं। अगर पेशेंट को समझ में आ रहा है कि ये क्या सर्जरी है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, and they are willing to take the risk, I don't think anybody is unfit for this procedure. बट हाँ, ये सर्जरी से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ये जानना जरूरी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर कोई पेशेंट आए तो डेफिनेटली ही और शी इज नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी। ये सर्जरी ब्लेफरोप्लास्टी यूजुअली एक सेफ सर्जरी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, पर टेक्निक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कई बार हो सकते हैं। अगर सर्जरी के दौरान एक्सेस स्किन यानी बहुत ज्यादा स्किन निकाला गया हो तो फिर पलक की पोजीशन नीचे की तरफ आ जाती है, जिसको हम एक्ट्रोपियन कहते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को टोसिस भी हो सकती है। तो दीज आर थिंग्स जो सर्जन स्पेसिफिक है। तो इसीलिए अगेन ब्लेफरोप्लास्टी एक और सर्जरी है जिसको या तो प्लास्टिक सर्जन या ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन से ही करवाना चाहिए। ऑक्यूलोप्लास्टिक यानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो ये सर्जरी में स्पेशलाइज्ड हो, इनका एक एडवांटेज है कि क्योंकि ये आईज के बगल का मतलब बिल्कुल आईज के नेबरिंग एरिया में हो, तो ऐसे ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स को आईज की जो एनाटॉमी है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, उसकी बहुत ही फेमिलियरिटी, जो नॉलेज है, वो उनका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। सो आई फील ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स आर बेटर क्वालिफाइड टू डू दिस सर्जरी। सारे आईलेट सर्जरीज के पेशेंट्स को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हेवी वेट लिफ्टिंग, रनिंग, योगा आसनास, स्पेशली इन्वर्जन्स जो पेशेंट्स काफी आजकल बहुत करते हैं, आई मेकअप एंड फेशियल या एनी ब्यूटी ट्रीटमेंट फॉर 1 month हैज टू बी स्टॉप्ड। 1 महीने बाद जब पूरा हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। और जब कहते हैं ये नॉर्मल लाइफ, एब्सोल्युटली नॉर्मल, जो सर्जरी के पहले करते थे वो बिल्कुल सर्जरी के बाद कर सकते हैं। बस 1 month ऑफ पीरियड इज वेयर उनको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन या सावधानी बरतनी पड़ती है। डाइट, फूड, ड्रिंकिंग, यूजुअली इसका कोई असर नहीं होता है आईज के हेल्थ के ऊपर या एटलीस्ट रिकवरी, सर्जरी के रिकवरी पर। स्मोकिंग एक हैबिट है जो खास करके मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि वो छोड़ना चाहिए, पर अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो एटलीस्ट तुरंत सर्जरी के 10-15 दिन तक वो स्मोक ना करे, तो उनकी वुंड हीलिंग पर उसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है।